Hello guys. Now we will discuss very important topic which is active, reactive and apparent power. इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मशीन्स को समझने के लिए। तो एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर प्लेज अ मेजर रोल इन इलेक्ट्रिकल पावर टेक्नोलॉजी। इसको पावर ट्राइंगल भी कहते हैं, ठीक है, इससे पहले भी आप इसको पढ़ चुके हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द बिहेवियर ऑफ एसी मशीन्स आर ईजियर to understand by working with power rather than dealing with voltages and currents। ठीक है, वोल्टेज या करंट अकेला कुछ नहीं है, इनका ज़रब देंगे तो पावर बनेगी ना, असल चीज़ तो पावर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल में क्या होगा कि डीसी में P इक्वल टू वी आई और एसी में P इक्वल टू वी आई कॉस वाई, इसमें पावर फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एसी में आपका आर एल और सी कंपोनेंट्स आ जाते हैं ना। आर में करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, इंडक्टर में आपका वोल्टेज लैग कर जाता है 90 डिग्री, ठीक है, और आपका कैपेसिटर में क्या करता है कि वोल्टेज लीड कर जाता है 90 डिग्री। वो आगे हम देखते हैं। तो द टर्म एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर अप्लाई टू द स्टेडी स्टेट ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स इन विच द वोल्टेजेस एंड करंट्स आर साइनोसाइडल। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है कि जी द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स टाइम्स द इंस्टेंटेनियस करंट दैट फ्लोज थ्रू द टर्मिनल्स। इंस्टेंटेनियस पावर आपने एलसीएम में भी पढ़ा हुआ होगा कि जो पावर बेसिकली होती है ना, कंजम्पशन, ये है, ये कोई डिवाइस है, तो हम क्या करते हैं, V ज़रब I, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये पावर होती है। और ये करंट कौन सा होता है, जो कि एंटरिंग द डिवाइस होता है। अगर ये करंट अवे हो जाए तो वो सोर्स बन जाता है। तो बैटरी की जो पावर प्रोडक्शन है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए, ये करंट जो इससे निकल रहा है और ये V है, तो इसकी पावर आप माइनस VI करते हैं ना, माइनस में लेते हैं ना, क्योंकि ये सप्लाई करते हैं, सोर्स होता है। तो क्यों क्यों माइनस करते हैं, इस करंट की डायरेक्शन आप रिवर्स कर देते हैं। अगर इस तरफ 2 एम्पियर जा रहा है लेफ्ट को, तो राइट को कितना जा रहा है, -2 एम्पियर जा रहा है। दीज आर दी एल्जेब्राइक क्वांटिटीज। जैसे इसकी जो हाइट है, ये पोडियम के अगर 4 फीट है इस पॉइंट से विद रिस्पेक्ट दिस पॉइंट, तो उसकी हाइट विद रिस्पेक्ट टू दिस क्या है, -4। सही है, ये इसको कहते हैं एल्जेब्राइक क्वांटिटी। सही है, अगर इस तरफ करंट 1 एम्पियर जा रहा है तो इस तरफ कितने जा रहा है, -1, -1। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन वॉट के अंदर इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अ पॉजिटिव पावर मींस दैट द पावर फ्लोज इनटू द डिवाइस, और नेगेटिव पावर अगर है तो वो फ्लो आउट ऑफ द डिवाइस है। A sinusoidal voltage having a peak value of 162 volts and a frequency of 60 hertz is applied to the terminals of an AC motor। कितने वोल्ट हैं इसके, पीक वैल्यू कितनी इसने दी हुई है आपको, 162, और फ्रिक्वेंसी कितनी है, 60 हर्ट्ज। अब मुझे बताओ इसकी आरएमएस क्या होगी, 162 डिवाइड बाय √2, वो इसकी क्या आ जाएगी, आरएमएस वैल्यू। The resulting current has the peak value of 7.5 ampere and lags 50 degree behind the voltage। अब जो रिजल्टिंग करंट है IM, वो कितना है जी, इसका 7.5 एम्पेयर, ये इसकी पीक वैल्यू है, और उसमें लैग भी आ गया, एंगल भी आ गया, फाई कितना आ गया, 50 डिग्री लैग कर रहा है। इसका मतलब है कि RL लोड है, यानी लैग किस में करता है, इंडक्टर के अंदर, यानी लैगिंग जो है वो इंडक्टर के अंदर आता है। अच्छा जी, द एक्सप्रेस द वोल्टेज एंड करंट इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंगल। तो सबसे पहले आप वोल्टेज को E इक्वल टू ई एम साइन फाई आपकी साइनोसाइडल वेव है, E इक्वल टू ई एम साइन फाई, तो ई एम 162 साइन फाई। अब करंट क्या होगा, फाई -50 हो जाएगा, लैग कर गया ना वो करंट। तो आप देखें कि I इक्वल टू आई एम साइन फाई माइनस थीटा, तो साइन 7.5 इंटू साइन फाई -50, सही है, साइन फाई -50, क्योंकि 50 डिग्री लैग कर गया। साइन फाई क्या है, साइनोसाइडल जो इसका बिहेवियर है उसको शो कर रही है ना, और करंट जो है वो इससे 50 डिग्री लैग कर रहा है, तो इसलिए हमने जो फाई है उसमें से -50 डिग्री कर दी। सही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पहले ऑलरेडी की हुई हैं अपने। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो आप इसमें 120 डिग्री पुट कर दें इसके अंदर, 162 ज़रा साइन ऑफ 120 डिग्री निकालें, ज़रा कितना आता है साइन 120, कैलकुलेटर को डिग्री पे रख के ना निकालें, 162 इंटू साइन 120 जी। तो ये देखें आप, सही है, 162 इंटू साइन 120 140.3, और करंट कितना आ जाएगा, 7.5 साइन ऑफ 120 -50 7.05, ये निकला ना अभी आपका। अच्छा जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर इन दोनों को ज़रब दे दें,
ई इंटू आई, सही है, वो 140.3 ज़रब 7.05, इसको आप ज़रब देते हैं कितना आ रहा है आपका 989 वॉट, यानी ये आपकी मोटर जो है ना इस वक्त 0.989 यानी तकरीबन तकरीबन 1 किलोवाट की मोटर है ये आपकी, यानी 1 किलोवाट इस वक्त ये ले रही है, अब्जॉर्ब कर रही है, सही है। बिकॉज द पावर इज पॉजिटिव इट फ्लोज एट दिस इंस्टेंट इनटू द मोटर, ठीक है। चलें आगे, ओके। अच्छा, प्लॉट द कर्व ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू द मोटर, अगर हम इसकी कर्व प्लॉट करें तो ये देखें आप, ये आपकी वोल्टेज की कर्व आ गई, ठीक है, ये आपकी वोल्टेज की कर्व है 60 हर्ट्ज के साथ, ये 360 डिग्री ना। अच्छा 60 हर्ट्ज है तो इसका टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं, 1/60 जरा करें कितना आता है, 1/60 0.016, यानी ये 16 मिली सेकेंड है, क्या है 16 मिली सेकेंड। पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज है तो 20 मिली सेकेंड होता है, यानी 4 मिली सेकेंड का है ये, यानी ये आपका 4 मिली सेकेंड है, ये 4 8 हो गया 8 और ये 4 कितना हो गया 12 मिली सेकेंड 12, और ये आपका 16 मिली सेकेंड है। ये 360 डिग्री बेसिकली क्या है 16 मिली सेकेंड, ओके राइट। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये आपका वोल्टेज आ गया और करंट चूंकि लैग कर रहा है इससे ये देखिए 50 डिग्री लैग कर गया ना, इधर नहीं करना, ये लीड होता है, यहाँ पे ये लैग कर गया, तो यहाँ पे देखिए ये आपका करंट आ गया 7.5। अच्छा अब आप क्या करो, इन दोनों को ज़रब दो, आपको याद होगा मैंने आपको ये पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस कुछ करवाए हुए हैं, वोल्टेज और करंट को ज़रब दे के उसकी प्लॉट करना करवाया ना आपको, ईडीसी में करवाया था। अच्छा तो अच्छा अब ये देखें यहाँ पे ज़रा ज़रब दें क्या बनता है, ये पॉजिटिव है वोल्टेज लेकिन करंट नेगेटिव है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव है ना 0 से, तो इसका ज़रब क्या करेंगे नेगेटिव आएगा, तो ये आपका नेगेटिव ये आ गया। अच्छा यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये देखें ये पॉजिटिव पावर आपकी आ गई। अच्छा फिर यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये पॉजिटिव है आपका करंट लेकिन आपका वोल्टेज नेगेटिव हो जाता है, तो पावर फिर नेगेटिव हो गई। फिर यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, ज़रब दोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, सही है। तो इस तरह से आप देखें ये आपकी पावर की कर्व ऐसी बनेगी, अगर आप इसको मैटलैब पे प्लॉट करें तो आपको ये इस तरह का ग्राफ मिलेगा। हाथ से करने में ज़रा डिफिकल्टी होगी लेकिन अगर आप मैटलैब पे सॉफ्टवेयर को यूज़ करें तो इजीली प्लॉट हो जाएगा। अच्छा अब इसमें आप नोट करें कि एक साइकिल के अंदर कितनी पावर की फ्लक्चुएशंस हैं, ये देखें ज़रा, एक दो साइकिल है तकरीबन, इसमें आप नोट करें, हाँ जी 2 ही साइकिल बने ना, 1 2 3 4, 2 साइकिल है पावर के 2 साइकिल हैं इसके अंदर। अच्छा जी, प्लॉट द कर्व ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू द मोटर, अब इसमें एंगल के साथ उन्होंने इसको यहाँ पे देखें वोल्टेज कैलकुलेट किया, करंट कैलकुलेट किया और पावर किया, ये आप मैटलैब पे कर सकते हैं बड़ा आराम से, तो इसको मैटलैब से आई थिंक ये लेके प्लॉट किया हुआ इसको। अच्छा दी पावर अटेन्स अ पॉजिटिव पीक ऑफ 1 किलोवाट 1000 watt and a negative peak of -218 watt. The negative power means that it is actually flowing from load to source, ठीक है, ये पावर रिवर्स हो रही है, यानी आपके लोड से आपके सोर्स को बैक फीड हो रही है, क्या हो रही है बैक फीड हो रही है। और अच्छा दिस अकर्स ड्यूरिंग द इंटरवल्स, ये वाला इंटरवल 0 to 50 डिग्री है, 180 to 230 है और 360 to 4 and 10 डिग्री है, यहीं पे है ना ये देखें ये रिवर्स ये नेगेटिव पावर आ रही है वो इधर आ रही है, सही होगी, ठीक है। अच्छा जी, अ पावर फ्लो फ्रॉम अ डिवाइस कंसिडर्ड to be a load to a device considered to be a source may seem to be impossible. It happens often in AC circuits, यानी पावर आपकी रिवर्स हो जाती है, आमतौर पे ये होता है ना पावर सोर्स से लोड को जाती है, लेकिन लोड से सोर्स को भी इस मोटर में ये इसको कहते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग, यानी आप ब्रेक मारते हैं ना, ब्रेक मार के आपकी एनर्जी फ्रिक्शन में ज़ाया हो रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं उनमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है, ये आपको करवाया वैसे पहले रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में थोड़ा, आईपीसी में ये है पूरा, ड्राइव्स जब करवाते हैं ना उसमें खासतौर पर जो एसी ड्राइव्स हैं उनमें ये बेनिफिट होता है कि आप सोर्स को बैक फीड कर देते हो, यानी जो पावर है वो रिवर्स करा सकते हो, यानी आउटपुट से इनपुट को पावर दे सकते हो, ये उसमें बेनिफिट है। अच्छा तो पॉजिटिव पीक्स अकर्स एट इंटरवल्स ऑफ 1/20 सेकेंड्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर ऑफ 120 हर्ट्ज। अच्छा जी, सिंपल ऐसे सर्किट्स की अब आते हैं, हम एक्टिव पावर की बात करते हैं। एक्टिव पावर क्या होती है, असल जो पावर है जो कहते हैं ना कि
आपकी जो प्यास बुझाए वो क्या है जी, वो एक्टिव पावर है जो असल यूज़फुल वर्क करती है। यानी आपको प्यास लगी तो आपने जो है वो, इसकी बियर की एग्जांपल भी होती है। वीडियो इसकी जो है मैं देख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो जो मतलब झाग, बियर के ऊपर जो झाग होती है, पेप्सी कह लें आप, पेप्सी के ऊपर जो झाग आ जाती है उससे तो नहीं आपकी प्यास बुझती ना। तो वो जो झाग है वो रिएक्टिव पावर है। असल जो चीज़ है जिससे आपकी प्यास बुझती है वो आपकी क्या है, एक्टिव पावर। क्या है, एक्टिव पावर। ठीक है। सिंपल एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ रेजिस्टर कनेक्टेड टू एन एसी जनरेटर। इफेक्टिव वोल्टेज एंड करंट आर ई एंड आई इन अ रेजिस्टिव सर्किट। आपको पता है वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, फेज में होते हैं, इन फेज होते हैं। इफ अ वाट मीटर इज कनेक्टेड इट विल गिव अ रीडिंग P इज इक्वल टू ई आई वॉट्स। तो ये देखें आपका ये जनरेटर है, ठीक है, साइनोसाइडल, और ये रजिस्टर है, प्लस माइनस से करंट आपका जा रहा है। ठीक है। जनरेटर से आपकी जो है लोड को पावर जा रही है। ठीक है। वाट मीटर आपने लगा दिया इधर, सही है। और करंट और वोल्टेज क्या है, इन फेज है, सही है। क्या है, इन फेज। ये आपका देखें, ये वाला आपका क्या है, ये आपका ई है, वोल्टेज है, और इससे करंट का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम ही होगा ना। करंट आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, वी ओवर आर है ना। जो ई होगा उसको आर से तकसीम करेंगे तो आई आएगा ना। तो ये देखें इसका मैग्नीट्यूड कम है करंट का, सही है। अब इन दोनों को आप ज़रब दे दें तो ये देखें आपकी इस तरह से आ रहे हैं आपके ये आप देखें कि आपकी जो है आपको आपकी पावर में आपको दो दो पीक्स मिल रही हैं इसके अंदर, एक साइकिल के अंदर, सही है। तो अच्छा जी, तो इसमें P इज इक्वल टू ई आई वॉट्स, चूंकि रेजिस्टिव लोड है तो ये सारा आपका जो है ना वो P में कन्वर्ट हो जाएगा। द पीक वैल्यू ऑफ ई एन आई आर अंडर रूट टू ई वोल्ट्स एंड अंडर रूट टू आई एम्पेयर्स। ये आपको पता है साइनोसाइड के अंदर। By multiplying the instantaneous voltage or multiplying the instantaneous values of the voltage and current, we obtain the instantaneous power in watts. Power wave consists of a series of positive pulses that vary from 0 to a maximum value under root 2 e ज़रब under root 2 I. अंडर रूट टू से ज़रब खा के क्या आएगा, अंडर रूट टू का स्केयर, तो अंडर रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स इंटू पी वॉट, डबल हो जाएगी। द फैक्ट दैट द पावर इज ऑलवेज फ्लोज पॉजिटिव रिवील्स दैट इट फ्लोज फ्रॉम द जनरेटर टू रजिस्टर। जाहिर सी बात है रजिस्टर आपको खाऊ कूता है, उसने खानी ही खानी है, वेस्ट करनी है एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम याद नहीं आपको, आपको मैंने करवाया था वो सी मॉस लॉजिक और एक एन मॉस लॉजिक, उसमें रेजिस्टेंस थी, वो एनर्जी वेस्ट का बायस बनती थी, तो हमने क्या किया, दो कम्प्लीमेंट्री मॉस पे लगाए थे, याद आ रहा है। तो रेजिस्टेंस से हम कोशिश करेंगे अवॉइड करें, बिकॉज उसने एनर्जी हमारी क्या करनी है, कंज्यूम ही करनी है, देना कुछ नहीं है। अच्छा जी, दिस इज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिव पावर, although it pulsates from between 0 and maximum, it never changes the direction. The average power is clearly midway between 2p and 0, so its value is p is equal to 2ei over 2ei watts। ठीक है। तो ये जनाब आपकी पावर बन जाएगी इस तरह से। ठीक है। द जनरेटर इज एन एक्टिव सोर्स एंड द रजिस्टर इज एन एक्टिव लोड। जनरेटर आपका एक्टिव सोर्स है और रजिस्टर आपका एक्टिव लोड है। द सिंबल फॉर द एक्टिव पावर इज P एंड द यूनिट इज वाट। द किलोवाट एंड मेगावाट और फ्रिक्वेंटली यूज। किलोवाट या मेगावाट, किलोवाट 10 की ताकत 3 वाट, मेगावाट 10 की ताकत 6 वाट। ठीक है, किलोवाट और मेगावाट या बड़े यूनिट्स होते हैं। अच्छा, ये याद रखना है जो आगे आगे वो बात आ रही है कि जो होते हैं ट्रांसफार्मर्स हो गए, जनरेटर्स हो गए, इनकी जो पावर होती है वो किस में होती है, VA, यानी KVA MVA। क्यों, KVA MVA आपकी टोटल पावर है, उसको अगर आप पावर फैक्टर से ज़रब देंगे तो पावर P बनती है। तो पावर फैक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोड, समझ रहे हैं, वो लोड की प्रॉपर्टी है कि आप कौन सा लोड से कनेक्ट कर रहे हैं, उसके नतीजे में आप उस टोटल पावर से इतनी पावर निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं। अच्छा जी, द रजिस्टर इज रिप्लेस विद द रिएक्टर एक्सेल, एज अ रिजल्ट करंट लैग्स 90 डिग्री बिहाइंड द वोल्टेज। इंडक्टिव की हम बात करते हैं, आपको पता है कि इंडक्टर में क्या होता है कि करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है। तो पावर वेव्स correspond to the instantaneous power delivered by the generator to the reactor and the negative waves represent power delivered from the reactor to the generator। तो अब आप ये देखें, यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे आप देखें ई और आई का प्रोडक्ट करें ज़रा, इसमें देखें ये 90 डिग्री लैग कर गया ना, ये देखें इससे बिल्कुल ये नीचे ले 90, ये इधर कहीं जाके आ रहा है, सही है। 90 डिग्री क्या कर रहा है इससे, ये मतलब अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे देखिए ये लैगिंग है,
90 डिग्री लैगिंग, ये 90 डिग्री लैगिंग है बेसिकली। तो यहाँ से यानी ये 90 डिग्री लैग हो गया, तो इसको आप प्रोडक्ट करें तो इसको ज़रब दें बस इसकी, तो आपको जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो इस तरह की मिलेगी। सही है। तो वही वाली बात याद करेंगे जो मैंने आपको पहले भी कराई है कि आधे साइकिल में अगर एनर्जी लेता है पी, तो उससे अगले साइकिल में वो वापस भी कर देता है। यानी एक साइकिल के अंदर उसकी एवरेज क्या होती है, ज़ीरो। याद करें, मैंने आपको करवाई हुई हैं चीज़ें। तो एनी हाउ, द पॉजिटिव पावर वेव्स correspond to the instantaneous power delivered by the generator to the reactor and the negative waves represent the power delivered from the reactor to the generator. तो duration of each wave corresponds to 1/4 of a cycle. Frequency of a power wave is therefore twice the line frequency. देखें एक साइकिल, देखें इसमें दो वेव्स आ गई ना पावर वेव एक साइकिल के अंदर। यहाँ पे ख़त्म हो रहा है आपका साइकिल, ये सही है। ये देखें ना, वोल्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो ये आपकी पावर वेव कितनी आ गई, दो आ गई है, एक दो, यानी अब इसकी डबल हो गई है फ्रीक्वेंसी। क्या हो गई है, डबल फ्रीक्वेंसी हो गई है। फुल वेव रेक्टिफायर याद करें, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर वेव इज देयरफॉर ट्वाइस द लाइन फ्रीक्वेंसी। पावर दैट सर्जेस बैक एंड फोर्थ इज कॉल्ड द रिएक्टिव पावर। जो कि बैक एंड फोर्थ जाती है, मतलब कभी जा रही है कभी आ रही है, कभी जा रही है कभी आ रही है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रिएक्टिव पावर। टू डिस्टिंग्विश दिस पावर फ्रॉम एक्टिव पावर, अनदर यूनिट, इसका यूनिट क्या होते हैं, वार। क्या यूनिट होते हैं इसके, वार। इंडक्टर जो होता है ना वो वार कंज्यूम करता है, खाता है, तो जो आपकी मोटर होगी वो उसको कंज्यूम करेगी। कैपेसिटर सोर्स होता है, क्या होता है, सोर्स, वो प्रोड्यूस करता है। ये वजह है कि मोटर मोटर लोड अगर आप ज़्यादा कनेक्ट कर दें ना, आपका पावर फैक्टर गिर जाता है। क्यों, आप इंडक्टेंस बढ़ा रहे हैं ना, एल उसमें बढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो आर एल के दरमियान एंगल है वो बढ़ता जा रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। क्या हो रही है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, यानी तो उसके नतीजे में क्या होगा, कॉस फाइव पुअर होता जा रहा है, क्योंकि कॉस फाइव मैक्सिमम कम से कम एंगल पे है ना, जीरो पे मैक्सिमम वन है। अगर आप 90 करते हो तो कॉस फाइव जीरो हो जाना है, समझ रहे हैं। तो उसका हल क्या होता है, कैपेसिटर लगाएं आप। सबसे सिंपल हल क्या है, कैपेसिटर लगाएं, क्योंकि जितना इंडक्टिवनेस बढ़ रही है कैपेसिटर उसका ऑपोजिट होता है, वो उसको क्या करता है, काउंटर कर देता है उसको उसको यानी वो करंट जो नीचे जा रहा है ना, वो ऊपर, उसका करंट ऊपर होगा ना, तो वो उसको नलीफाई कर देता है। तो एवरेज जब आप निकालते हैं तो वो वोल्टेज के बराबर आ जाती है, यानी वोल्टेज की इन फेज आ जाती है। ये सारी चीज़ें की हुई हैं आपने पहले। कैपेसिटर लगाने से पावर फैक्टर की इंप्रूवमेंट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैपेसिटर तो एक कंपोनेंट है, आगे इंशाल्लाह आपको सिंक्रोनियस मशीन्स में बताएंगे, उसमें एक सिंक्रोनियस कंडेंसर होता है, यानी सिंक्रोनियस मशीन को आप पावर फैक्टर यूनिट पे भी चला सकते हैं। उसमें कंडीशन होती है ओवर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन, उसमें दो सप्लाई होती हैं सिंक्रोनियस मशीन्स में, ठीक है। तो अभी हम इस पे रहते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर लगाने से क्या होता है कि आपकी पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। तो टू डिस्टिंग्विश दिस पावर फ्रॉम द एक्टिव पावर, अनदर यूनिट इज यूज्ड, वार। इट मल्टीप्लाइज आर किलो वार एंड मेगा वार। Reactive power involves real power that oscillates back and forth between the two devices over a transmission line. It is impossible to say whether the power originates at one end of the line or the other. It is assumed that some devices generate active power while others absorb it. A reactor is considered to be a reactive load that absorbs reactive power. A reactor is considered to be a reactive load that absorbs reactive power. A reactor having an inductive reactance of 4 ohm. अच्छा, अब एग्जांपल करते हैं। एक्सएल, ये देखें सिंपल जनरेटर है 120 वोल्ट का, और ये जे एक्सएल है 4 ओम का जो है ना वो इस पे लगा हुआ है ये रिएक्टर, और 30 एम्पेयर इसमें से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो अ रिएक्टर हैविंग एन इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 4 ओम इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ 120 वोल्ट एसी जनरेटर। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द करंट इन द रिएक्टर। तो करंट क्या होगा, सिंपल ई ओवर, वो ओम्स लॉ लगा लें, ई ओवर एक्सएल। तो ई कितना है, 120 वोल्ट है, एक्सएल आपका कितना है, 4 ओम है, तो करंट का जो इसमें मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30 एम्पेयर। कैलकुलेट द पावर एसोसिएटेड विद द रिएक्टर, तो 120 इंटू 30 कितना होगा, P इज इक्वल, ये जो Q इज इक्वल टू ई आई, तो ये आपका आ जाएगा 120 इंटू 30, दैट इज इक्वल टू 3600 वॉट 3.6 kVA और, यानी ये P तो इसकी ज़ीरो है ना, P इसकी ज़ीरो है। वाई P ज़ीरो, बिकॉज इसका पावर फैक्टर क्या है, इसका पावर फैक्टर इसका ज़ीरो है, एंगल 90 है ना, फाइन 90 है, तो कॉज 90 क्या होता है, ज़ीरो।
तो Q इसका कितना है, Q इज इक्वल टू E इंटू आई, E कितना है 120 ज़रब 30, 3600 वॉर, इसको हम 3.6 kVAR भी बोलेंगे। तो ये देखें डायग्राम बनी हुई है, 120 वोल्ट से इधर कितनी जा रही है, Q जा रही है, सही है। 3.6 kVAR पावर आपकी रिएक्टिव पावर फ्लो कर रही है इस तरफ, सही है, ओके। Q आपकी ये देखें आपका एरो बनाया हुआ है, इस तरफ को फ्लो कर रही है 3.6 kVAR। Calculate the power associated with the AC generator. The reactor absorbs 3.6 kVAR of the reactance power. The AC generator must be supplying it. Therefore, the generator is the source of reactive power. It delivers 3.6 kVAR. Draw the phasor diagram for the circuit. The phasor diagram अब इसमें देखें, ये देखें करंट आपका क्या करता है, जाहिर है लैग कर रहा है 30 एम्पेयर, नीचे को बनाया हुआ है, नीचे को क्यों बनाया हुआ है, बिकॉज करंट लैग्स द वोल्टेज, वोल्टेज को आपने वो लिया रेफरेंस, तो ई आप देखें आपका एज अ रेफरेंस है 0 डिग्री पे, तो करंट आपका क्या आ जाएगा -90 डिग्री लैग कर रहा है। कैपेसिटर हैविंग अ रिएक्टेंस, अब देखें अब कैपेसिटर सर्किट में क्या होगा, कैपेसिटर हैविंग अ रिएक्टेंस ऑफ 4 ओम इज एडेड टू द सर्किट। अच्छा अब आपने क्या किया कि उस सर्किट के साथ एक कैपेसिटर लगा दिया -4J का, सेम उसकी इम्पिडेंस है, लेकिन अब वही 30 एम्पेयर इसमें से 30 एम्पेयर में से, लेकिन अगर आप इसका फेजर डायग्राम प्लॉट करें तो देखें 30 नीचे है ना इंडक्टर के, तो प्योर कैपेसिटर के 30 ऊपर होंगे, तो ये दोनों क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे, आपको कैंसिल कर देंगे। तो जनरेटर पहले सप्लाई कर रहा था 3.6 kVAR, अब जनरेटर जो बोझ था उसकी जो पॉकेट पे उससे निकल रही थी पावर, वो अब कैपेसिटर मैदान में आ गया, उसने कहा सर प्लीज, और वो खुद देगा और कहेगा सर तुम आराम नाल, बात समझ रहे हो। तो जनरेटर की ठीक है बस बेस्ट हो गया काम, सही है। तो ये जनाब आपका ये है कैपेसिटर का रोल, कैपेसिटर जो है वो सप्लाई करना शुरू कर देता है रिएक्टिव पावर। तो कैपेसिटर करंट क्या हो जाएगा 120/4 30 एम्पीयर, कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, द वेक्टर सम ऑफ IL एंड IC इज 0 एंड सो द AC जनरेटर इज नो लॉन्गर सप्लाइंग एनी पावर टू ऑल टू द सर्किट। अब जनरेटर आपका टेंशन फ्री हो गया। द करंट इन द रिएक्टर हैज नॉट चेंज्ड, देखिए करंट रिएक्टर में है 30 एम्पीयर, वो कहाँ से अब मैनेज हो रहा है, कैपेसिटर से मैनेज हो रहा है, अब आपको सोर्स से नहीं वो आ रहा है, सही है। तो it continues to absorb 30 ampere into 3.6 kVAR of reactive power. Where is this reactive power coming? It can come from the capacitor only, which acts as a source of reactive power. तो Q is equal to E into IC 120/30, तो 3.6 kVAR माइनस में होंगे कैपेसिटर की, अब एरो दो बनेंगे, दो क्या बनेंगे, यहाँ से इस तरफ अब बेसिकली सप्लाई होना शुरू हो जाएगा, जो रिएक्टिव पावर पहले यूं जा रही थी अब वो यहाँ से सप्लाई होनी शुरू हो जाएंगी। तो कैपेसिटर इज अ सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर, इंडक्टर कंज्यूम्स अब्जॉर्ब्स या लोड, इट इज अ लोड ऑफ रिएक्टिव पावर। इंडक्टर क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है रिएक्टिव पावर को, कैपेसिटर क्या करता है, सप्लाई करता है आपकी रिएक्टिव पावर। Capacitor is therefore a source of reactive power. It acts as a reactive power source whenever it is a part of a sine wave based steady state system. Remove the reactor from the circuit. अच्छा अब आप क्या करें कि इंडक्टर को हटा दें, रिएक्टर को हटा दें, अब क्या होगा, अब आपका कैपेसिटर आपके सोर्स को खिलाना शुरू कर देंगे, सर प्लीज आप नहीं सर, सही है, इंडक्टर आपने हटा दिया यहाँ से, सही है। तो रिमूव द रिएक्टर फ्रॉम द सर्किट, कैपेसिटर इज नाउ अलोन, इट स्टिल कैरीज अ करंट ऑफ 30 एम्पीयर लीडिंग द वोल्टेज E by 90, कैपेसिटर एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर डिलीवरिंग, ठीक है, 3.6 kVAR, सही है, ठीक है, हो गया ना, ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको, इंडक्टर कैपेसिटर ये क्या किस तरह अमल कर रहे होते हैं, किस तरह एक्टिव और रिएक्टिव पावर का बिहेवियर होता है, पल्सेशन कैसे आती है, उसकी कर्व सारी आपने देख ली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक। अच्छा, वेयर डज दिस पावर गो, कैपेसिटर डिलीवर्स इट टू द जनरेटर, हाउ कैन अ पैसिव डिवाइस कैपेसिटर प्रोड्यूस एनी पावर, रिएक्टिव पावर रियली रिप्रेजेंट्स एनर्जी लाइक अ पेंडुलम स्विंग्स बैक एंड फोर्थ विदाउट एवर डूइंग एनी यूजफुल वर्क। तो ये पेंडुलम से आप समझना रिएक्टिव पावर फ्लो कर रही है इधर उधर काम कोई नहीं करती। कैपेसिटर बेसिकली प्रोड्यूस करता है, इंडक्टर क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर की पी क्या होती है, जीरो, पी जीरो है, क्यू है, कैपेसिटर की क्यू नेगेटिव है, इंडक्टर की क्यू क्या है, पॉजिटिव है, सही है। The capacitor
acts as a temporary energy storing device instead of storing magnetic energy it stores electrostatic कैपेसिटर आपको पता है कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है ना कैपेसिटर में एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज उसके बीच में एनर्जी स्टोर होती है एज अ टैंक काम करता है इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर होती है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in terms of magnetic field. So if we connect a war meter, it will give a negative reading of EI minus 3600 war, showing that reactive power is indeed flowing from capacitor to the generator. Active and reactive power are separate quantities and one cannot be converted into the other. Both place a burden on the transmission line. Active power eventually produces a tangible result, heat, mechanical power, light, etc. Reactive power represents power that oscillates back and forth. ठीक है जो कि oscillation करती है back and forth. Reactive power represents power that oscillates back and forth. All AC inductive devices such as magnets, transformers, ballasts, induction motors absorb reactive power. ये मैं इसको highlight करूँगा ताकि आपको ये concept आपका पक्का हो जाए. Absorb electric power. सही है? Because one component of the current they draw lags 90 degree behind the voltage. The reactive power plays a very important role because it produces the AC magnetic field in these devices. जो इनके अंदर जो AC magnetic field पैदा हो रही है इंडक्टर्स वगैरह के अंदर ये जिनमें ये कॉइल आ जाती है तो वो इसकी वजह से पैदा होती है. A building, shopping center or city may be considered to be huge active reactive load connected to the electrical utility system. Load centers contain thousands of electromagnetic devices that draw both reactive and power. अब देखना इंडक्शन मोटर क्या सिर्फ एक्टिव पावर खाएगी? सोचें जरा इंडक्शन मोटर है क्या उसको सोचें ये है क्या बेसिकली इलेक्ट्रिकल की ज़बान में ये क्या है एक आर एल लोड है क्या है आर एल लोड आर ने एक्टिव पावर खा जानी है एल ने रिएक्टिव पावर खा जानी है तो आपकी जो इंडक्शन मोटर है वो दोनों पावर खाएगी एक्टिव भी खाएगी रिएक्टिव भी खाएगी यानी P प्लस जे क्यू इसको कहते हैं तो S क्या होगा S इज इक्वल टू P प्लस जे क्यू अगर आप सिंपल रेजिस्टेंस लगा देंगे तो Q उड़ जाएगा P रह जाएगा सिंपल इंडक्टर लगा देंगे P उड़ जाएगा Q रह जाएगा तो इसलिए सोर्स की जो पावर होती है हमेशा S में होती है KVA में होती है वाट में नहीं होती क्योंकि P वाट है Q वार है लेकिन S क्या है VA सिंपल VA ओके अब क्लियर हो गया ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इंटरव्यू में पूछा जाता है ये वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस कि भाई जनरेटर और ट्रांसफार्मर ये VA में क्यों होते हैं ये वाट में क्यों नहीं होते ओके अच्छा जी आगे चलते हैं An AC generator is connected to a group of RLC circuit elements carrying the currents shown. Calculate the active and reactive power associated with the generator. The two resistors absorb reactive power given by P is equal to I square into R. P is equal to I square into R. तो I कितना आपका 16.12 उसका स्केयर करो और उसको R से ज़रब दो ठीक है अच्छा ये देखें ये क्या कह रहे हैं द टू रेजिस्टर्स है ना अब इसमें दो रेजिस्टर ये एक मिनट है ज़रा सर्किट हम देखते हैं ये आपका सर्किट है भाई पहले सर्किट तो देखो तो जनरेटर 2 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है माइनस अच्छा ये देखो -3 अच्छा इसमें ये क्यों है -3.5 जे इसलिए लिखा है इसमें 1/2 पाई एफ सी होता है ना याद करें 1/j 2 पाई एफ सी और ये क्या होता है j 2 पाई एफ एल j 2 पाई एफ एल अब देखें ना आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी ये मेरे से मेरे जो बॉस थे वो ये चीज़ें पूछ रहे थे ये बेसिक्स हैं ठीक है अगर आपकी फ्रीक्वेंसी है फ़र्ज़ कर लें 50 हर्ट्ज़ है तो XL क्या होता है J ओमेगा L J 2 पाई एफ एल एफ यानी ये आपका 2 ज़रा 50 100 हो गया 314 आ जाएगा ये 314 J इंटू एल ये आपकी क्या आ जाएगी XL XC क्या होती है 1/J 2 पाई एफ सी तो इसको सॉल्व करके वो निकाल रहा है आंसर 3.5 और इसको सॉल्व करके निकाल रहा है वो 3 अब उस हिसाब से आप देख सकते हैं कितने का इंडक्टर लगा होगा और कितने का कैपेसिटर लगा होगा बात आ रही समझ एग्जैक्ट कैपेसिटर इंडक्टर नहीं उसने हमें दिया उसने हमें इंपेडेंस बता दी है रिएक्टेंस बता दी है रिएक्टेंस बताइए एक होती R रेजिस्टेंस X रिएक्टेंस और एक होती इंपेडेंस जो उनको कॉम्बो होती है कॉम्बिनेशन R प्लस JX दैट इज इंपेडेंस Z सही है ओके तो अब ये देखें आप इसमें 2 ओम की रेजिस्टेंस लगी है -3.5 J का कैपेसिटर लगा हुआ है 3 J की इंडक्टर लगा हुआ है फिर आपकी रेजिस्टेंस लगी है तो इसकी एक्टिव पावर आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें करंट कितना है 16.1 तो I स्क्वायर इंटू आर कर दें P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर I स्क्वायर इंटू आर प्लस
आई स्केयर 14 का स्केयर इंटू आर, ये देखें 16.12 स्केयर इंटू आर प्लस 14 का स्केयर इंटू आर 1304 यानी 1.304 किलोवाट इसने कंज्यूम करने हैं इस सर्किट में। सही है, ओके। अच्छा जी, द 3 ओहम रिएक्टर अब्जॉर्ब्स द रिएक्टिव पावर। 3 ओहम का जो रिएक्टर है उसने एक्टिव ये आपकी जो रिएक्टिव पावर उसको अब्जॉर्ब करनी है, वो कितनी करेगी? 14 ज़रब 3। इसको करके देखें, सॉरी इसमें देखें आई स्केयर एक्सएल, सॉरी आई स्केयर इंटू एक्सएल। आई स्केयर कितना है जी? 14 स्केयर, एक्सएल कितना आपका जी 3, तो ये आपकी 588 वार निकलती है। और कैपेसिटर कितनी प्रोड्यूस करेगा? इसको करें आई स्केयर एक्सएल 20 का होल स्केयर इंटू 3.5, तो ये आपका आ जाएगा 1400 वॉर। तो इसकी कंजम्पशन थी 588 वॉर, तो कैपेसिटर तो ज़्यादा पैदा कर रहा है ना फिर, यानी कैपेसिटर तो एक तो ये दे रहा है 588, बाकी ये सोर्स को बैक फीड कर देगा। सही है, तो आरएलसी सर्किट जनरेट्स अ नेट रिएक्टिव पावर 812 यानी 812 वॉर की इसमें जनरेशन है, एक्टिव पावर यहाँ से जनरेट होती है। कैपेसिटर बहुत बड़ा लगाया हुआ है आपने, क्या लगाया हुआ है? कैपेसिटर बड़ा लगाया हुआ है। और कैपेसिटर बड़ा नहीं लगाया हुआ, इसके लिए आप 20 एम्पेयर इससे गुजर है ना, 20 और इससे सिर्फ 14 एम्पेयर गुजर है, तो यहाँ से जो जनरेट हो रही है वो ज़्यादा है, कंज्यूम कम हो रही है, जनरेट ज़्यादा हो रही है, तो बाकी जो नेट होगी, नेट वो वापस आ जाएगी आपकी। सही है, नेट मीटरिंग सोलर सिस्टम में जो होता है, या आप जनरेट कर रहे हो और ले रहे हो, उसका नेट आपको मिलता है। सही है। इन कंक्लूजन द एसी जनरेटर इज अ सोर्स ऑफ एक्टिव पावर एंड अ रिसीवर ऑफ रिएक्टिव पावर। ठीक है, यहाँ पे इस एग्जांपल में आपका जो जनरेटर है वो एक्टिव पावर दे रहा है कितने वॉट? 1.304 किलोवाट, अभी हमने कैलकुलेट किया, और रिएक्टिव पावर को ले रहा है। सही है, 812 वॉट। अच्छा, लोड दैट अब्सॉर्ब एक्टिव पावर P and reactive power Q is made up of resistance and an inductive reactance। देखिए, लोड दैट अब्सॉर्ब एक्टिव पावर P and reactive power Q is made of resistor और इंडक्टर, यानी ऐसा लोड जैसे मोटर है, वो एक्टिव पावर को अब्सॉर्ब कर रही है, रिएक्टिव पावर भी अब्सॉर्ब कर रही है, आपको फौरन पता चल जाने क्या है, आरएल लोड है। हाँ, अगर एक्टिव पावर कंज्यूम कर रही है लेकिन रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस कर रही है तो क्या है? आरसी। देखिए, ये पक्का करें पहले, इसको आरएल और आरसी को क्लियर करें। आरएल में क्या होगा? आरएल में पी भी पॉजिटिव होगा, क्यू भी पॉजिटिव होगा। सही है। आरसी में क्या होगा? पी पॉजिटिव होगा, क्यू नेगेटिव होगा। ओके, अच्छा जी, इसी तरह इंपेडेंस से भी पता चल जाता है। अगर आपका इंपेडेंस इस तरह ना आर प्लस जे एक्स है तो ये इंडक्टिव है, अगर आपकी है आर माइनस जे एक्स तो ये कैपेसिटिव है। आपका जो सर्किट है, ये जो जेड अगर आपकी, सही है। तो लोड दैट अब्सॉर्ब्स एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर इज मेड अप ऑफ रेजिस्टेंस एंड एन इंडक्टिव रिएक्टेंस। रेजिस्टर ड्रॉज द करंट IP इज इन फेज विद द E। रिएक्टर ड्रॉज द करंट IQ lags behind 90 डिग्री, रिजल्टेंट लाइन I lags behind an angle थीटा। यानी एक तरफ एक्सट्रीम इंडक्टर है, दूसरी तरफ रेजिस्टर है, तो अगर दोनों आ जाएं तो फिर इन बिटवीन आ जाता है काम। सही है, यानी अगर, अच्छा अब मैं आपसे कहूँ कि नहीं भी एंगल को बढ़ाओ, तो अपने सर्किट में इंडक्टेंस को बढ़ा दें, बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, रेजिस्टेंस का इफेक्ट कम करते जाएं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि नहीं जी रेजिस्टेंस एंगल को कम करो, तो या तो कैपेसिटर लगा दो या सर्किट में रेजिस्टर बढ़ाते जाओ। जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इंडक्टर वैसे ही खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे लॉसेस बढ़ जाएंगे ना आपके सर्किट में। तो दिस इज नॉट अ फिजिबल सोल्यूशन, बट कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो एंगल है थीटा, अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो ये जो करंट होगा रिजल्टेंट, ये उधर की तरफ झुक जाएगा। अगर सर्किट में इंडक्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट इधर की तरफ झुक जाएगा, यानी ये करंट, ये जो एंगल थीटा है ये डिपेंड कर रहा है आर और एल के ऊपर। क्लियर? अच्छा जी, रेजिस्टर ड्रॉज अ करंट IP इज इन फेज विद E। रिएक्टर ड्रॉज अ करंट IQ lags 90 डिग्री बिहाइंड रिजल्टेंट लाइन करंट I lags behind E by an angle थीटा। तो I इज इक्वल टू अंडर रूट IP स्क्वायर प्लस IQ स्क्वायर। अच्छा जी, अब इफ वी कनेक्ट अ वॉट मीटर एंड अ वॉर मीटर द रीडिंग्स विल बोथ बी पॉजिटिव। तो ये देखिए नीचे सर्किट भी बनाया हुआ है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर है। ठीक है, ये इंडस्ट्री में भी इस तरह से शो हो रहा होता है कि आपका लोड, ये कौन सा लोड है। तो इसमें आप देखें डायरेक्शन क्या होगी, P और Q की इसकी तरफ होगी, टुवर्ड्स होगी इसके। P is equal to EIP watts, Q is equal to EIQ watts, and a meter will indicate a current of 5 amperes. So the power supplied to the load should be equal to the EI watts। अच्छा जी, अच्छा अब इसमें देखें
अब इसमें फिर आ जाता है कॉन्सेप्ट टोटल पावर का, ठीक है, टोटल पावर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें जो आपका वो S बन जाता है, यानी S इज इक्वल टू P प्लस जे क्यू, S इज इक्वल टू P प्लस जे क्यू, ठीक है। एन एमीटर विल इंडिकेट अ करंट ऑफ I एम्पेयर, सो द पावर सप्लाई टू द लोड शुड बी इक्वल टू EI वॉट्स, EI वॉट नहीं होगा, इसको हमने EI, इसको हम कहेंगे VA, VA के अंदर दो चीजें छुपी हैं, वॉट और वार। अब आप पे डिपेंड करता है, आप इसे वॉट ज्यादा ले सकते हो, वार कम ले सकते हो, वो आपके लोड पे डिपेंड करता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि हमेशा सोर्स की रेटिंग किस में होती है, VA के अंदर, VA के अंदर, इसके अंदर सोर्स की रेटिंग होती है VA में। ये आपका वॉट है, ये क्या आपका वार है, सही है। आप रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, वार उड़ जाएगा, सारे का सारा वॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप रेजिस्टेंस खत्म कर दें, इंडक्टर कनेक्ट कर दें, तो वो सारे का सारा वॉर में चेंज हो जाएगा, सही है। This is incorrect because the power is composed of an active component watts and a reactive component watts. For this reason, the product EI is called apparent power, जिसको बोलते हैं S. Apparent power is expressed in volt ampere. तो इस यहीं से हमारी बनती है पावर ट्राइंगल, ठीक है। ये वाली आपकी, यानी इसको आप कह लें P, ये आपकी Q, और ये आपकी क्या बन जाती है S। तो यहाँ से देखें P इज इक्वल टू S cos थीटा, Q इज इक्वल टू S sin थीटा या sin फाई। ये आपकी क्या कहलाती है, पावर ट्राइंगल, क्या कहते हैं इसको, पावर ट्राइंगल। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।